हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके का ये 12वां पार्ट होगा। इससे पहले 11 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। आपके एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप बिल्कुल ये 40 प्रश्न का आपको सेट है, आप निश्चित देखिए इसे। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा मैं वो भी बताता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से याद रखेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आपका बन रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ से आपको प्रश्न ये समझना है कि एमी पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है 1949 ईस्वी से। आप याद रखेंगे, 1949 ईस्वी से एमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है। तो मिताक्षरा पुस्तक लिखी है, आप लोगों को पता होगा, ये लिखे हैं विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा, और ये हिंदू विधि से संबंधित है। अगला है कि वन एस्ट्रो रिवॉल्यूशन किसने लिखा। वन एस्ट्रा रिवॉल्यूशन बुक का लेखक कौन है। तो ये बुक जो लिखा गया है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लिखा गया है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है आपको कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं। तो अभी तक में मिस वर्ल्ड पुरस्कार कुल मिलाकर के आपको 6 भारतीय महिलाएं को दिया गया है, और इसमें आपको अभी यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आपको रीता फारिया को भी मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिल चुका है 1966 ईस्वी में। ऐश्वर्या राय को 1994 ईस्वी में। युक्ता मुखर्जी को आप ध्यान देंगे, रीता फारिया को 1966 में, ऐश्वर्या राय को 1994 ईस्वी में दिया गया है, और डायना हेडेन को 1997 ईस्वी में दिया गया है। युक्ता मुखर्जी को जो दिया गया है आपको 1999 ईस्वी में। प्रियंका चोपड़ा को 2000 ईस्वी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 5 हो गया। और जो 2017 में दिया गया मानुषी छिल्लर को भी मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया है, मानुषी छिल्लर। और यहाँ पर अब आप ध्यान देना, आपको ये लारा दत्ता जो है, लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 2000 ईस्वी में। तो आप फिर से ध्यान से देख लेंगे, रीता फारिया को 1966 में, ऐश्वर्या राय को 1994 में, लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया 2000 में, मिस वर्ल्ड का नहीं। युक्ता मुखर्जी को 1999 में, डायना हेडेन को 1997 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिला, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में, और मानुषी छिल्लर को 2017 में दिया गया था, मानुषी छिल्लर को 2017। तो ये सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद में रखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको ये संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, और 1958 में स्थापना किया गया था, और 1959 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको 2 कथन है। पहला है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना बीएसएफ की 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई थी। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ये भी सही, यानी दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों का घटते क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, घटते क्रम में लगाएंगे तो सबसे अधिक जो यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सबसे अधिक मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद गोवा आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स के द्वारा किया गया था, और इसमें जो सहयोग दे रहा था पॉल एलन था, और 1975 में किया गया था। और ये माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देना, आपको सुमेलित करना है नाइजीरिया। तो एक लड़का बोल रहा है नाइजीरिया मतलब नाइजीरिया मतलब नहीं जाएंगे, तो कहता है बेजा। तो नाइजीरिया का हो जाएगा अबूजा, लीबिया त्रिपोली, मंगोलिया का उलान बटोर, सीरिया का दमिश्क, यहाँ डमस्कस लिखा है, तो ये भी सही है। तो दमिश्क या आपको डमस्कस मिलेगा, तो नाइजीरिया नहीं जाएगा, तो कहेगा अबेजा। तो ये याद में रखेंगे आप लोग सभी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जो विश्व में सबसे बड़ी है।
अब यहाँ पर आपको लोक कला दिया है और राज दिया है, एक तरफ मिलान करना है। तो ये रंगोली जो है आपको महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, रंगोली। साथिया गुजरात में है, गोदना जो है आपको ये बिहार में प्रचलित है, और ये मथेरना जो है ये राजस्थान में है। तो यहाँ से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मथेरना जो लोक कला है किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो मथेरना, मथेरना राजस्थान। क्या रखेंगे आप, मथेरना, मथेरना यानी थार। यहाँ आप थौर और थर देख रहे होंगे, तो थर से आपको याद रखना है थार। और थार कहाँ है, थार रेगिस्तान राजस्थान में, तो मथेरना राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा के द्वारा किया जाता है, तो कोरिया जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजन करने वाली रेखा है, यह है 38 पैरेलल लाइन, यानी 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजित करता है। और 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से 17वीं समांतर रेखा अलग करता है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है एक है 24वीं समांतर रेखा, ये याद रखेंगे, 24वीं समांतर रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य, तो आप लोग याद रखेंगे कि विक्रमादित्य का जो उपाधि दिया जाता था ये सबसे बड़ा उपाधि माना जाता है। अभी तक भारतीय इतिहास में 14 लोगों को दिया गया है, और हेमू जो है सबसे लास्ट में विक्रमादित्य का 14वां है जो विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, और सबसे प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है, यानी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो ये है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहली बार दिया गया था, और मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था, और 1958 ईस्वी में पहली बार ये दिया गया था मैग्सेसे पुरस्कार। और भारतीय जो है पहले आचार्य विनोबा भावे हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्य को व्यवस्थित करना है। तो आपको यहाँ पर घटते हुए क्रम में लगाना है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला आपका बिहार हो जाएगा जो सबसे अधिक है, घटते क्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा बिहार 1106। फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपका केरला आ जाएगा, केरला के बाद आपका कौन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरला, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक बिहार का 1106, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि बॉलीवुड की भव्य महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी, यानी आपको ध्यान देना है कि बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से बॉलीवुड में जोहरा सहगल को जाना जाता है, जोहरा सहगल। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, तो दीपा कर्माकर आपको जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है, और जिम्नास्टिक खेल में है जो आपको टोटल 8 खिलाड़ी होता है जिम्नास्टिक खेल में। जिस तरह से क्रिकेट में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल में 9, खो खो में 9, इस तरह से बास्केटबॉल में 5, तो पोलो में आपको 4 हो जाएगा, वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से जिम्नास्टिक में आपका टोटल 8 खिलाड़ी होता है। और यहाँ एथलेटिक्स के बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिक्स को। ये प्रश्न TCS के द्वारा पूछा जा चुका है SSC CHSL में, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, तो अभी तक कुल मिलाकर के चंद्रमा की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की कुल संख्या है आपको ये 12 हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपको शशि थरूर। आप यहाँ सोच रहे होंगे BS नैपाल, आप ध्यान देंगे एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखेगा आपको एन एरिया, यहाँ पर आपको एरा लिखा है ERA या एरा, जब आपको एरिया लिखेगा एन एरिया ऑफ डार्कनेस तो होगा BS नैपाल, और यहाँ लिखा है एन एरा होगा तो शशि थरूर, और एरिया होगा तो BS नैपाल। एरिया जब होगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे। तो आप याद रखेंगे एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो सिर्फ एरा है तो शशि थरूर है, एरिया है तो BS नैपाल है। तो दोनों में नाम देखिए, शशि थरूर क्या है छोटा है, BS नैपाल बड़ा है, तो एरा लिखेंगे तो छोटा आएगा, और एरिया कर
करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, तो BS नेपाल याद रखेंगे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये जो स्थापित किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। साप्टा का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। और साप्टा की स्थापना जो है आपको यहाँ पर मैं बता दूं, पहले जो है AFPA के नाम से संगठन का जो है एक गठन किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में, और इसी का नाम बदल करके 2006 में साप्टा कर दिया। और साप्टा का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। और इसका जो स्थापना है 2006 में किया गया था। और ये पूछा जाएगा कि साप्टा किसका रूप बदल करके लाया गया? तो AFPA। नेक्स्ट है कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी आपको हो जाएगा न्यू पाई तौ। न्यू पाई तौ म्यांमार को जो आज़ादी मिली है 4 जनवरी 1948 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार आपको दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, रूपंकर कला के क्षेत्र में, और प्रदर्शनकारी कला। तो ये 4 जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और प्रदर्शनकारी कला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पंडित दुर्गालाल, आपको ध्यान देना है यहाँ। पंडित दुर्गालाल आपको हो जाएगा नृत्य से संबंधित, तो पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित है। लाल गुड्डी जयराम, लाल गुड्डी जयराम आपको वाद्य संगीत से संबंधित होगा, लाल गुड्डी जयराम। बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से संबंधित हो जाएगा। अमृता शेरगिल चित्रकार से संबंधित हो जाएगा। तो इसे एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। पंडित दुर्गालाल नृत्य से, लाल गुड्डी जयराम वाद्य संगीत से, बाल कृष्ण मुरली यानी बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से, और अमृता शेरगिल चित्रकला से। तो अमृता शेरगिल के बारे में आप लोग जानते होंगे। और जो है बाल मुरली कृष्ण, तो आप लोग जानते होंगे कि कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते थे तो वहाँ कंठ से वायु निकाल करके बजाते थे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। लाल गुड्डी जयराम तो वाद्य संगीत से, पंडित दुर्गालाल नृत्य से। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से अभी एक एक ढूंढ के प्रश्न पूछा जा रहा है NTPC में, TCS के द्वारा। तो आप लोग इसीलिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी चीज़ है आप उसे रट लीजिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है ये है जैतून की पत्तियाँ, जैतून की पत्तियाँ। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज गायक थे, तो पंडित जसराज जो गायक थे ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थे, शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है आपका ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये शांत घाटी जो है ये प्रोजेक्ट आपको केरला से संबंधित है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो विश्व में किसी भी देश में बनी थी ये बनी थी मारिया एस्टाबेल रजाबेल, मेरिया मार्मा एस्टेला रजाबेल, कहीं कहीं आपको मेरिया एस्टेला रजाबेल भी देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है कि अस्त्र मिसाइल सिस्टम क्या है? तो अस्त्र मिसाइल सिस्टम जो है ये हवा से हवा में मार करने के लिए प्रसिद्ध है, हवा से हवा। नेक्स्ट है भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु किससे समझौता किया गया है? तो स्कॉर्पियन नामक जो अत्याधुनिक पनडुब्बी बनाया जाएगा इसके लिए भारत ने जो समझौता किया ये फ्रांस के साथ सहयोग किया गया है। और अभी फ्रांस से जो राफेल खरीदा गया है ये काफ़ी चर्चा में, आप लोग याद रखेंगे डसाल्ट कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था राफेल। और ये यहाँ पर ध्यान देंगे राफेल के लिए जो है 2016 में ही दोनों देश के बीच समझौता हो गया था। यहाँ पर ध्यान देना है G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो G77 संगठन का मुख्यालय आपका है जेनेवा में। तो इसे आप याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा आपका जेनेवा में हो जाएगा। और G77 का आपको जो इसमें टोटल मेंबर है 134 टोटल मेंबर है। और स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था G77 का, तो इसीलिए आप इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ताइयुआन किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? तो ताइयुआन जो है ये उपग्रह लॉन्च सेंटर आपका
चाइना का हो जाएगा, चाइना का। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर हो रहा G77 का नहीं, G7 का आपका मुख्यालय होगा जेनेवा में। G77 का जो आपका हेडक्वार्टर होगा ये USA न्यूयॉर्क में हो जाएगा। सॉरी इसके लिए, ये न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। G77 का जो हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क में होगा। 1964 में स्थापित किया गया था। 134 टोटल इसमें मेंबर है अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जब सजाएंगे आप तो पहला हो जाएगा यहाँ पर सबसे कम जो है पहले लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम के बाद सिक्किम, फिर नागालैंड, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाक्य औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी कुनेन के अतिरिक्त, मलेरिया में कुनेन प्रयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त किसका प्रयोग किया जाता है तो आर्टीथर का प्रयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त आर्टीथर। नेक्स्ट है, धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है। तो धान एवं जूट जो है आपका ये खरीफ फसल है। तो ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु से रिलेटेड हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा कर्नाटक संगीत का एक भाग है। तो कर्नाटक संगीत का जो एक भाग है ये आपका हो जाएगा सिंधु भैरवी, सिंधु भैरवी। और मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। यहाँ ध्यान देंगे, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, उसके बाद हो जाएगा श्यामा शास्त्री। इन तीनों को जो है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इन तीनों को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है या इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो इस तरह से आप तीनों को याद रखेंगे, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री और पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। तो ये सारा फैक्ट्स आप याद रखेंगे। शिव शंकर चौरसिया का संबंध किस खेल से है। तो शिव शंकर चौरसिया का जो संबंध है ये गोल्फर है, तो गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। अगला है, डैश ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति था। तो ये मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति था इनका नाम था के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपके पास ये बुक है, आप ये वीडियो यहाँ से देखिए, उसके बाद आप उसमें सेट के रूप में लगाइए और आपको तब जो जा करके उसका पूरा कंप्लीट सभी प्रश्न याद हो जाएगा। पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद आप सेट लगा लीजिए एक दिन के बाद। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये जो सबसे अधिक आज तक जीता है ये इटली के द्वारा जीता गया है। फिर अगले मैं आपको 13वां पार्ट में फिर आपसे मिलूंगा। यदि आप नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।